शरीफ उल इस्लाम ये वो चोर है जो सैफ अली खान के घर के अंदर घुसा, लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री कि वो घर के अंदर घुसा तो घुसा कैसे। लेकिन आज हमारे पास बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर है, वो तस्वीर जहां से इस्लाम पहली बार सैफ अली खान के घर के अंदर घुसता है। ये वो तस्वीर है जहां पर आप देखेंगे साफ तौर पर जो हाईलाइट हो रही है ये उसी जगह से अंदर घुसा है। अब आप सोचेंगे कि ये तो सीढ़ियों के रास्ते गया था, ये कौन सी नई तस्वीर है। दरअसल सीढ़ियों के रास्ते ये जो शाफ्ट है ये डक्ट शाफ्ट है जो वेंटिलेशन के लिए बनाया होता है। यहां पर अगर गौर से देखेंगे तो आपको एक पाइप नजर आएगा, इसी पाइप के सहारे वो पहुंच जाता है सैफ अली खान और करीना कपूर के घर में बने एक बाथरूम के अंदर घुसता है और कई मिनटों तक वहीं पर बैठा रहता है, मानो तलाश कर रहा हो, सोच रहा हो कि कैसे उसे हमला करना है, कैसे उसे अंदर रेकी करनी है। फिर आगे की कहानी आपको पता है कि किस तरीके से मेड ने एक परछाई देखी। मेड जब जाके देखती है बाथरूम में तो पता लगता है कि शरीफ उल इस्लाम जहांगीर पर आगे की ओर बढ़ रहा था। इसके बाद सैफ अली खान, करीना कपूर सब नीचे आ जाते हैं और अपने बच्चों पर खतरा मंडराती देख सैफ अली खान उससे भिड़ जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि सैफ अली खान तो हट्टे कट्टे हैं, उन्हें कोई कैसे दुबला पतला इंसान मार सकता है। तो मिली जानकारी के अनुसार जो शरीफ उल इस्लाम है वो एक बांग्लादेशी नेशनल रेसलर रह चुका है, कुश्ती लड़ता है और ये बांग्लादेश से कैसे भारत के अंदर दाखिल हुआ तो इसके बाद भी हमारे पास बिल्कुल एक एक्सक्लूसिव जानकारी है। मेघालय के रास्ते, पानी के रास्ते ये बांग्लादेश से मेघालय आता है, मेघालय आने के बाद ये बंगाल जाता है। बंगाल में ये कोलकाता में एक शख्स के कला वहां जो लोकल रेसिडेंट्स है उनके नाम पर ये आधार कार्ड बाकी सारी चीजें लेता है, यहां तक कि सिम कार्ड भी लेता है। उसी सिम कार्ड के जरिए ये पिछले 6 से 7 महीनों के अंदर कई बार मुंबई गया, मुंबई में काम पूरा होने के बाद दोबारा बंगाल जाता है और मेघालय के रास्ते वापस बांग्लादेश पहुंच जाता है। ये इस तरीके से इसने इस रास्ते को अपना लिया था कि कई बार वहां बांग्लादेश से मुंबई आया जाया करता था। लेकिन सबसे जो बड़ी बात कि इसके पास यूपीआई पेमेंट के जरिए जिस तरीके से उसे पकड़ा जाता है ये अपने आप में अचंभित करने वाली बात थी। लोगों ने कहा कि जब ये बांग्लादेशी रेसिडेंट्स है तो इसके पास यूपीआई पेमेंट करने का जरिया कैसे आया। तो हमने जैसे आपको बताया कि इसने एक बंगाल में कोलकाता में ही एक लोकल शख्स के नाम पर सिम कार्ड लिया, उसके जरिए इसने अपना यूपीआई पेमेंट चालू किया। अब यूपीआई पेमेंट के लिए आपके पास बैंक खाता भी होना चाहिए, उसी के जरिए उसने ये सारी चीजें निकाली हैं। लेकिन यहां पर एक बात और भी गौर करने वाली है कि जिस तरीके से पुलिस ने, जब हम शुरुआत में हमने जो वीडियो बनाया था आपको कहा था कि अगर ये जो शख्स है अगर इसे पुलिस नहीं पकड़ पाती है तो इसके खिलाफ वो फिंगरप्रिंट अहम हो जाएंगे। जिस तरीके से सीढ़ियों की जो रेलिंग थी उसे पकड़ते हुए कई बार नीचे जाता है, कई बार ऊपर भी जाता है। तो हम शुरुआत से ये कह रहे थे और जो आज भी हम कह रहे हैं कि इस पूरे केस में वो फिंगरप्रिंट अहम सबूत हो सकते हैं कि कई लोगों ने ये भी दावा किया कि जो सीढ़ियों से नीचे उतरता है वो शख्स है और जिसे मुंबई पुलिस ने पकड़ा उनके चेहरे शायद नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, फिंगरप्रिंट, ये तमाम वो सबूत हैं जो साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि कैसे उसे पकड़ा गया है। अब यहां पर गौर करने वाली बात ये कि थाने के स्टेशन के बाहर वो जाकर मोबाइल कवर खरीदता है, लेकिन वहां पर ये जो चोर है वो कैश में पेमेंट करता है। लेकिन पहली बार पुलिस को उसकी तस्वीर मिल जाती है जहां पर दुकानदार से खरीदारी करता हुआ नजर आता है। पुलिस फिर इसके बाद इसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक करते हुए एक और जब बांद्रा स्टेशन के पास पहुंचती है तब नजर आता है कि बांद्रा स्टेशन के सामने से ये पराठे और पानी के लिए इसने फोन के जरिए पेमेंट करने की कोशिश की है। अब यहां पे जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पुलिस के पास एक तस्वीर थी जहां पे इस्लाम दिख रहा है कि वो पेमेंट कर रहा है, लेकिन जिस दुकानदार को पेमेंट कर रहा है उसके बारे में जानकारी नहीं थी। फौरन ही पुलिस को उस मौका वारदात पर भेजा जाता है, उस दुकानदार को खोजने की कोशिश होती है, लेकिन दुकानदार का शटर डाउन था, मुंबई पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। मुंबई पुलिस यहीं हार नहीं मानती है, उस दुकानदार की तलाश करती है और तब जाके पता लगता है कि दुकानदार एक किसी किराए में रहता है। उस किराएदार के घर पर जाते हैं, पता लगता है कि दुकानदार का जो घर है, जो किराए वाला घर है, वो भी लॉक है। अब ऐसे में मुंबई पुलिस के पास सवाल था कि जो उनके पास एक अहम कड़ी थी, एक ऐसा सिरा था जिसे पकड़कर मुंबई पुलिस इस पूरे केस को सुलझा सकती थी, वो चारों तरफ से उसके दरवाजे बंद हो चुके थे। लेकिन उस किराएदार के मकान मालिक के पास जब जाती है मुंबई पुलिस और उससे पूछताछ करती है कि जनाब बताइए ये जो किराए में आपके साथ जो रहते हैं ये कौन है, तब जाकर जो किराएदार हैं पहली बार नाम बताते हैं
फिर उस शख्स के पास पहुंचा जाता है, पता लगता है कि उसने गूगल पे के जरिए या कहें यूपीआई पेमेंट के जरिए पेमेंट किया था पराठे और पानी के लिए। अब यही एक जरिया बनता है, यही एक सिरा बनता है जिसे पकड़कर मुंबई पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने में लग जाती है और पता लगता है कि पहली बार शरीफुल इस्लाम का फोन नंबर मुंबई पुलिस के हाथ में आता है। लेकिन रात के 10 बज चुके होते हैं, मुंबई पुलिस चाहकर भी उसे ट्रैक नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शरीफुल इस्लाम की जो दिमाग में जो शैतानी खोपड़ी थी वो कुछ इस तरीके से काम कर रही थी। वो चाहता था, क्योंकि उसका ये भी कहना था जब पुलिस ने उसे हिरासत में लिया कि उसके स्टेशन में उसने अपनी तस्वीर देख ली थी और उसे पता लग चुका था कि मुंबई पुलिस उसे खोज रही है, तलाश रही है। ऐसे में वो अपने आप को राज बना के रखना चाहता था, इसलिए उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ रखा, उसने अपनी हुलिया बदल लिया ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। इसके बाद वो कहां जाता है? इसके बाद वो जाता है जहां पर एक लेबर कैंप है, एक वहां पे रिहायशी इलाका है, उसके बगल में एक लेबर कैंप बना हुआ है और अक्सर बांग्लादेश से आने के बाद वो वहीं पर रुकता है, ठहरता है। और यहीं पर उसने सोचा कि अगर वो चुपचाप कई दिनों तक यहां पर बैठा रहेगा, पुलिस उस तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मुंबई पुलिस उसके पास पहुंचती है सादी वर्दी में, और सादी वर्दी में उसके पास पहुंचकर बोलती है, शरीफुल इस्लाम तुम ही हो? अब ऐसे में शरीफुल इस्लाम आसपास देखता है और उसे पता लगता है कि ये तो पुलिस वाले हैं, सादी वर्दी में हैं। और उसके बाद मुंबई पुलिस उसे पकड़कर दबोचकर वापस थाने के अंदर ले आती है। तब जाकर शरीफुल इस्लाम की असली कहानी पता लगती है। पता लगता है कि उसके पास कोई भी भारतीय मूल का या भारतीय मूल को साबित करने के लिए ऐसे कोई भी कागजात नहीं है। यह थी एक पुलिस की थ्योरी। लेकिन वहीं पर शरीफुल इस्लाम के जो वकील हैं, उनका यह कहना है कि पिछले 6 से 7 सालों से जो शरीफुल इस्लाम है वो मुंबई में रहता है, उसका परिवार भी है, उसके पास तमाम वो कागजात हैं जिसमें वो साबित कर सकता है कि वो भारतीय मूल का है। तो वहीं जो मुंबई पुलिस और यहां तक कि जो हमारे सूत्र हैं वो ये साफ तौर पर कहते हैं कि ऐसे कोई कागजात नहीं है। वो एक नेशनल रेसलिंग स्पोर्ट्समैन है जो बांग्लादेश के लिए उसने कई नेशनल लेवल पर रेसलिंग की भी है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो शरीफुल इस्लाम सिर्फ और सिर्फ चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर पर गया था? क्योंकि जब वो मेड से या नौकरानी से मिलता है तो सबसे पहले कहता है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। इसके बाद उसका जो दूसरा कदम था वो ये था कि जो सैफ अली खान और करीना कपूर के छोटे बेटे हैं यानी कि जहांगीर खान, उसकी और कदम बढ़ाता है। उसको बचाने के लिए जो नौकरानी थी वो बीच में आकर रोकती है और जैसे गोद में उठाती है तो हेक्सा ब्लेड से जो शख्स था, जो चोर था, उन पर हमला कर देता है। और इसी आपाधापी में बच्चे को बचाने के लिए हेक्सा ब्लेड से नौकरानी की कलाई में पहली बार चोट लगती है। पूरे घर पर खूनी खून हो चुका था। आवाज जब तेज हो जाती है तो बाकी नौकर चाकर भी पहुंच जाते हैं। अब ऐसे में मुंबई पुलिस का यह भी दावा है कि उस कमरे में जितनी भी नौकरानियां थी सब महिलाएं थी। करीना कपूर भी जब सामने आ जाती हैं, सैफ अली खान भी आ जाते हैं, तो कमरे में सिर्फ महिलाओं को देखकर ये जो चोर था उसे लगा कि सिर्फ सैफ अली खान पर ही हमला करना चाहिए, क्योंकि वही एक पुरुष है जो उन्हें रोक सकता है। इसके बाद ये जो सारे नौकरानी और सैफ अली खान मिलकर किसी तरीके से उस चोर पर काबू पाते हैं, उसे कमरे में बंद करते हैं और कमरे में बंद करने के बाद ये सोचते हैं कि अब चोर पर काबू पा लिया गया है। लेकिन जब तक चोर पर काबू पाने की बात चली रही थी तो पता लगता है कि सैफ अली खान के पीठ पर, गर्दन पर कई गंभीर चोट आ चुके हैं। इसके बाद थोड़ी देर के बाद जैसे कमरा खोलकर देखा जाता है, पता लगता है कि जो चोर है उस कमरे की खिड़की को खोलकर भाग चुका है, वहां से नदारद हो चुका है। अब ऐसे में उसी फैमिली में से किसी एक ने इब्राहिम को कॉल किया जो सैफ अली खान के बड़े बेटे हैं। उसके बाद इब्राहिम 8वें माले से अपने पिता से मिलने जाते हैं। इब्राहिम वो पहले शख्स थे जो अपने पिता के लिए ऑटो का इंतजाम करने की कोशिश करते हैं और कहा तो ये भी जा रहा था कि सैफ अली खान इतने अमीर हैं, क्या वो अपने घर की गाड़ी से नहीं जा सकते थे? तो नौकर की बात सामने आई और यह भी कहा गया कि घर पर सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ी थी और इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक गाड़ी होने के कारण उनके परिवार में सैफ अली खान को चोट लग चुकी थी, इब्राहिम को इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक कार चलाने आती नहीं थी, इसलिए इब्राहिम ने सैफ अली खान को ऑटो के जरिए लीलावती अस्पताल ले जाने का फैसला किया।